हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसके अंदर हमने एप्लीकेशंस पढ़नी हैं। तो मेनली हमारे पास बायोट-सावर्ट्स लॉ की 3 एप्लीकेशन है। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या करता है, किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट जब करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बायोट-सावर्ट्स लॉ का। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर बायोट-सावर्ट्स लॉ को डिटेल में स्टडी किया था। तो आज हम इसकी पहली एप्लीकेशन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो इसमें पहले मैं फाइनाइट वायर का निकाल लूँगा, उसके बाद इसको अपन केस को इनफाइनाइट के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास एक फाइनाइट वायर है। फाइनाइट का मतलब जिसकी लेंथ फाइनाइट है, एक्स वाई इसकी लेंथ है फाइनाइट वायर की। ठीक है, इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम आप ऐसा समझ के चलिए कि इनफाइनाइट के लिए भी हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पॉइंट के ऊपर करना है, पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो करंट कैरिंग वायर है, बायोट-सावर्ट्स लॉ आपको अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है बेटा, स्मॉल एलिमेंट पर। तो मैंने यहाँ पर एक डीएल लेंथ का स्मॉल एलिमेंट चूज़ कर लिया। ठीक है, ये डीएल लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट है। फिर हम क्या करते हैं, डीएल जिस भी एलिमेंट से हमें जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उसकी डिस्टेंस हम क्या कंसीडर करते हैं, आर। मैंने बायोट-सावर्ट्स लॉ में बताया था आपको। तो ये करंट एलिमेंट से ये वाला डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, आर। डीएल और आर के बीच का एंगल कितना ले लिया, थीटा। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और थीटा एंगल डीएल और आर के बीच का, आई करंट है इसके अंदर से। अब देखिए, जब इस वायर को मैं इनफाइनाइट के लिए करूँगा बेटा, क्योंकि हमें दोनों इकट्ठे पढ़ने हैं, तो इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझिए। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि ये वायर इनफाइनाइट यानी ऊपर तक तो बहुत ऊपर तक जा रही हो और नीचे तक भी आप ये कहें कि नीचे इतनी लंबी वायर, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली में क्या है बेटा, इनफाइनाइट का मतलब ये है, अगर मैं 1 मीटर की वायर लेता हूँ और उसके नज़दीक मैं कहूँ 1 mm की दूरी पर, उससे कितनी दूरी पर, 1 मिलीमीटर की दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो 1 मिलीमीटर जो डिस्टेंस है ना, वो 1 मीटर की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो इसकी तुलना में ये वायर क्या बन गई, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। यानी सपोज करो आपको इस वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो इस पॉइंट के लिए ये वायर क्या होगी बेटा, इसके लिए ये इनफाइनाइट होगी। समझ गए। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट इस वायर के बिल्कुल क्लोज है। समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब आप इस वायर को ऐसे बढ़ाओगे, या मैं कहूँ ये पॉइंट जब बिल्कुल नज़दीक आएगा, तो किन एंगल्स की वैल्यू बदलेगी बेटा, इनकी। ये वाले जो एंगल्स होंगे इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब φ1 क्या रहेगा आपका, मैं ये बात करूँ अगर जैसे जैसे ये वाला एंगल बढ़ेगा, तो ये नीचे वाला एंड अगर और बड़ा करूँगा मैं इस प्रकार से ऐसे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, और लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो इनफाइनाइट के केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल भी 90 और ऊपर वाला एंगल भी इस प्रकार जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 90। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ये φ1 और φ2 कंसिडर क्यों किए हैं, क्योंकि मैं इनफाइनाइट का केस भी आपको यहीं से करवाऊँगा। पहले फाइनाइट का पढ़ेंगे हम। तो अब देखिए ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद ये आता है भी हमें इसको मॉडिफाई क्यों करना पड़ा। आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, आपको यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे इस कंडक्टर की लंबाई बढ़ रही है, ये वाले एंगल क्या होते जा रहे हैं बेटा, चेंज होते जा रहे हैं। φ2 भी बदल रहा है और φ1 भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से ये ध्यान रखना, ये समझना है, 'जो कैलकुलेशन है
वो फाई में करनी है, फाई में करनी है। क्यों करनी है फाई में? क्योंकि फाई वेरिएबल आना चाहिए। आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ चाहे मैं कम करूं ज़्यादा करूं तो ये एंगल क्या होगा, जो ऊपर वाले एंड से एंगल बन रहा है कंडक्टर की और नीचे वाले एंड से जो एंगल बन रहा है, इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब आप सारी कैलकुलेशन को फाई की टर्म में कर दीजिए। किस प्रकार करोगे? अगर मैं सबसे पहले बात करूं, क्या रहा ऊपर वाले में वेरिएबल, देखिए साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा निकालिए कौन सी ट्रेंगल से, ट्रेंगल POC, ट्रेंगल POC से साइन ऑफ थीटा, ये वाला एंगल है बेटा, ये एंगल थीटा एंगल DL और R के बीच का है ना, ये साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये एंगल है, ये हो गया परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनिस क्या हो गया R, x अपॉन R। अगर इसकी टर्म में बात करूं, ये एंगल कितना है, फाई, तो इसके लिए ये क्या है, बेस। अगर फाई की टर्म में बात करूं तो ये क्या है बेटा, फाई कोस फाई, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो x बाई आर यहाँ से तो किसके इक्वल है, साइन थीटा के, यहाँ से किसके इक्वल है, कोस ऑफ फाई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ फाई। क्लियर? यह होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या निकालना है, मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि जो कैलकुलेशन करनी है वो किसकी टर्म में करनी है, फाई, यानी साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कोस ऑफ फाई। अब दूसरा, यहाँ क्या है, आर, इस आर को यहाँ ले जाइए और कोस फाई को डिवाइड में ले आइए, क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वाली आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन कोस फाई, 1 अपॉन कोस फाई क्या होता है, सीकेंट ऑफ फाई, तो आर इज इक्वल टू एक्स इंटू सीकेंट ऑफ फाई। आर को भी चेंज कर दिया, साइन थीटा को भी चेंज कर दिया हमने। तीसरा क्या बच गया, डीएल। इस करंट एलिमेंट से इसके सेंटर की जो दूरी है जिसको हमने ओ मान रखा है वो मैंने क्या मान ली, एल, तो एल अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, बेस अपॉन, सॉरी ये हो गया एल, क्या हो गया, यहाँ फाई की टर्म में अगर कैलकुलेट करूँ तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, एल क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ फाई। तो टेंजेंट ऑफ फाई कितना है आपके पास, एल इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ फाई। डिफ्रेंशिएट करो इसको, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी फाई, फाई की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स को कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो कांस्टेंट यूँ का यूँ, टेंजेंट फाई का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर फाई, तो ये डी फाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डी एल इज इक्वल टू एक्स सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब सारी की सारी वैल्यू जो फाई की टर्म में आ चुकी हैं, आप इक्वेशन नंबर, इसको क्या नाम दिया था हमने, 1 ऊपर ले रखा है तो इसको नाम दे दो बेटा 2 का, 2 3 4, इसको 1 में यूज़ करो, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई, डी एल की जगह ये रहा एक्स सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह क्या आ गया, कोस फाई, अपॉन किसका स्क्वायर बेटा, आर का स्क्वायर, आर कितना है, एक्स सीकेंट फाई का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई, यहाँ क्या आएगा, एक्स, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, एक एक्स ने एक एक्स को मार दिया, डिवाइड में क्या आ गया, एक्स, सीकेंट स्क्वायर फाई ने सीकेंट स्क्वायर फाई को मार दिया, क्या बचा, कोस फाई डी फाई, कोस फाई डी फाई, ये आ गया। तो यहाँ देखिए अब सारी चीज़ें कांस्टेंट है, आई करंट इसमें कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, एक्स क्या है, एक्स है इस वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सारी कैलकुलेशन किस में आ गई, फाई के टर्म में। ये सारा काम हमने किस लिए किया, क्योंकि यहाँ तो देखो डीएल भी बदल रहा था, वेरिएबल था, ये कहीं भी ले सकते थे, आर की वैल्यू भी क्या हो जाती, चेंज हो जाती, भी आर को अगर तुम यहाँ से लेते तो अलग आता, इसी प्रकार थीटा की वैल्यू भी क्या हो सकती थी, चेंज। इसीलिए हमने सारे वेरिएबल को, क्या क्या वेरिएबल थे यहाँ पर, जो वेरिएबल थे क्या था, डीएल, थीटा, आर, ये वेरिएबल थे, इनको कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, फाई के अंदर, ठीक है। अब आइए आगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये तो था स्मॉल एलिमेंट का, क्योंकि बायोट सावर्ट्स लॉ किसके कारण निकालना सिखाता है मैं, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। अब पूरे के कारण जब निकालना है तो आप इंटीग्रेट करोगे,
इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा। अब ये वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे जो डाउनवर्ड है, या मैं ऐसे कहूँ कि ऊपर तो क्या हो गया बेटा क्लॉकवाइज सेंस, और नीचे क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाली सेंस का एंगल जो है उसको तो मैंने माइनस ले लिया, और क्लॉकवाइज सेंस का उसको क्या ले लिया प्लस। तो देखिए -φ1 से φ2 तक मैंने इंटीग्रेट लिमिट लगा दी, भी नीचे का एंगल -φ1 है और ऊपर का φ2। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, μ0/4π I/x। किसका इंटीग्रेशन करूँगा, cos φ d का इंटीग्रेशन, और cos φ d का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन ऑफ फाई। तो इसका इंटीग्रेशन μ0/4π I/x, cos φ d का इंटीग्रेशन आ गया साइन ऑफ फाई। लिमिट क्या आ गई -φ1 से +φ2 तक, तो μ0/4π I/x। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन φ2 माइनस क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का साइन ऑफ φ1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से साइन ऑफ φ1, ये आ गया। यहाँ पर x क्या है, x उस करंट कैरिंग वायर से उस पॉइंट का कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेयर x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। पॉइंट कौन सा, P, पॉइंट P। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, किसके कारण है, फाइनाइट वायर के कारण, एक्स वाई जो फाइनाइट वायर थी। अब अगर इनफाइनाइट वायर करना है तो मैंने आपको अभी बताया है, इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, मैं दो तरीके से समझ सकता हूँ। ये पॉइंट इसके बिल्कुल नज़दीक चला जाएगा, तो ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 और नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90। तो सिंपल आपको क्या करना है, φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, μ0/4π I/x साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 पुट कर दिया, वैल्यू आ गई साइन 90 1, तो ये आ गया μ0/4π 1 + 1 हो गया 2I/x। यहाँ से देखिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो अगर आप ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करो तो ये हाइपरबोला ग्राफ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ b ले लिया और यहाँ क्या ले लिया मैंने x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए अगर ये वायर इनफाइनाइट का भी हो गया, सेमी इनफाइनाइट हो, इसको अपन न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ करेंगे। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो जिस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट एक एंड के बिल्कुल सामने हो और दूसरे पॉइंट से, अगर इस तरह से कह दूँ मैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो ये पॉइंट जो है ये तो बिल्कुल यहाँ हो गया, दूसरा एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 90। अब इसको समझने के लिए मैंने इस पॉइंट को थोड़ा दूर बनाया है। तो यहाँ अगर समझूँ, नीचे वाले एंगल को क्या लिया था हमने, φ1 कितना हो गया 0। बेटा φ1 कहाँ से एंगल था, φ1 मेरा जो एंगल था इस पॉइंट से जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो लोअर एंड का एंगल था, जो कंडक्टर था उसके नीचे वाले सिरे का एंगल φ1 था। तो नीचे वाले सिरे का एंगल तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना हो गया 0, ऊपर वाले का कितना हो गया 90। फिर इस इक्वेशन में पुट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड, कितना आ जाएगा μ0/4π I/x साइन ऑफ φ2, कितना है φ2 90, ठीक है, और φ1 कितना है साइन 0। तो साइन 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, μ0/4π I/x इंटू ये 1 है ना, तो ये आ जाएगा μ0/4π I/x। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टाइम है। किससे 2 टाइम है, सेमी इनफाइनाइट से। सेमी इनफाइनाइट का कितना आया, यह आया μ0/4π I/x और वो कितना है 2I/x। तो ये डबल है किसकी कंपैरिजन में, सेमी इनफाइनाइट की कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। तो ये हमारा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया।